नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कुछ और क्वेश्चन भी तैयार करने मिल जाते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर करें, क्योंकि एक क्वेश्चन से रिलेटेड कई और क्वेश्चन भी तैयार हो जाते हैं। यदि आप CPCT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियोस के माध्यम से कंप्यूटर से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सी टोपोलॉजी दो या दो से अधिक टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। निम्न में से कौन सी टोपोलॉजी दो या दो से अधिक टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है। हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन सी टोपोलॉजी दो या दो से अधिक टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। कंप्यूटर नेटवर्क से यह क्वेश्चन लिया गया है। टोपोलॉजी क्या होती है? जब कोई कंप्यूटर नेटवर्क बनाया जाता है तो उस नेटवर्क को बनाने में कई प्रकार के कंपोनेंट यूज होते हैं। एक नेटवर्क को बनाने में कई प्रकार के कंपोनेंट यूज होते हैं। उन सभी कंपोनेंट्स को प्रॉपरली अरेंज करने के लिए टोपोलॉजी का यूज किया जाता है। टोपोलॉजी किसी नेटवर्क का फिजिकल लेआउट होती है। किसी नेटवर्क का फिजिकल लेआउट कहलाती है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन सी टोपोलॉजी दो या दो से अधिक टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन होती है। वह होती है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी में दो या दो से अधिक टोपोलॉजी को आपस में जोड़ दिया जाता है। हाइब्रिड मतलब दो या दो से अधिक टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन, कलेक्शन। आपसे यह क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, कौन सी टोपोलॉजी मल्टीपल नेटवर्क का कलेक्शन होती है। वह भी होगी हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी में दो या दो से अधिक टोपोलॉजी को आपस में मिला दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइब्रिड टोपोलॉजी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में हम Shift+F3 का उपयोग करके ब्लैंक अलग अलग चेंज केस अप्लाई कर सकते हैं। MS वर्ड में हम Shift+F3 का उपयोग करके ब्लैंक अलग अलग चेंज केस अप्लाई कर सकते हैं। यह क्वेश्चन MS वर्ड से पूछा गया है और MS वर्ड के अंदर एक टॉपिक होता है चेंज केस। हमने प्रीवियस वीडियोस में भी चेंज केस से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करे हैं, और यदि आप हमारी वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है MS वर्ड में हम Shift+F3 का उपयोग करके ब्लैंक अलग अलग चेंज केस अप्लाई कर सकते हैं। MS वर्ड में 5 प्रकार के केस यूज किए जाते हैं। 5 प्रकार के जो MS वर्ड है उसमें हम टेक्स्ट के 5 प्रकार के केस यूज कर सकते हैं। 5 प्रकार के। और चेंज केस की शॉर्टकट की क्या होती है? Shift+F3। MS वर्ड में टेक्स्ट के टोटल 5 केस होते हैं और चेंज केस की शॉर्टकट की क्या होती है? Shift+F3। लेकिन शॉर्टकट की से केवल 3 प्रकार के केस चेंज किए जाते हैं। 3 प्रकार के होते टोटल 5 केस हैं। चेंज केस की शॉर्टकट की क्या होती है? Shift+F3। लेकिन शॉर्टकट की से केवल कितने चेंज होते हैं? 3। और यहां पर एक और क्वेश्चन बनता है कि MS वर्ड में डिफॉल्ट केस कौन सा होता है? डिफॉल्ट केस तो डिफॉल्ट केस होता है सेंटेंस केस। यहां पर हमने 4 क्वेश्चन तैयार करे। MS वर्ड में टेक्स्ट के टोटल 5 केस होते हैं। चेंज केस की शॉर्टकट की होती है Shift+F3, लेकिन शॉर्टकट की से केवल 3 प्रकार के केस चेंज किए जा सकते हैं और डिफॉल्ट केस कौन सा होता है? सेंटेंस केस। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3। MS वर्ड में हम Shift+F3 का उपयोग करके 3 अलग अलग चेंज केस अप्लाई कर सकते हैं। हम इन सभी ऑप्शन को MS वर्ड पर प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। चलते हैं MS वर्ड पर। यह हमारा MS वर्ड सॉफ्टवेयर है। इसमें जब भी हम कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं
तो टेक्स्ट को अलग अलग तरीके से शो करने के लिए केस यूज किए जाते हैं। केस एमएस वर्ड में टोटल 5 प्रकार के केस होते हैं और केस को सेट करने के लिए चेंज केस नाम का ऑप्शन यूज किया जाता है। यह ऑप्शन होम टैब के अंतर्गत फॉन्ट सेक्शन में प्राप्त होता है। यहां पर एक ऑप्शन होता है चेंज केस, जिसमें 5 प्रकार के केस होते हैं। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड या कैप्सलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। लेकिन ऑटोमेटिक कौन सा केस होता है, डिफॉल्ट केस कौन सा होता है, सेंटेंस केस। जब आप एमएस वर्ड में टाइपिंग करते हैं तो ऑटोमेटिक केस कौन सा होता है, डिफॉल्ट सेंटेंस केस होता है। यहां पर दूसरा केस है लोअर केस, जिसमें पूरा टेक्स्ट स्मॉल लेटर में टाइप किया जाता है। अगला केस है अपर केस, जिसमें पूरा टेक्स्ट हमारा कैपिटल लेटर में टाइप किया जाता है। कैपिटलाइज ईच वर्ड या कैप्सलाइज ईच वर्ड, जिसमें हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल कर दिया जाता है। और एक होता है टॉगल केस। टॉगल केस क्या करता है, जो आपने कैपिटल में टाइप किया है उसको स्मॉल में बदल देता है और जो आपने स्मॉल लेटर में टाइप किया है उसको कैपिटल में बदल देता है। यह होता है टॉगल केस। तो एमएस वर्ड में टोटल 5 प्रकार के केस होते हैं। इसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F3, लेकिन शॉर्टकट की से केवल 3 प्रकार के केस यूज किए जाते हैं। शॉर्टकट की से केवल 3 प्रकार के केस यूज किए जाते हैं और डिफॉल्ट केस कौन सा होता है, सेंटेंस केस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है साउंड को स्टोर करने की प्रोसेस क्या कहलाती है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है साउंड को स्टोर करने की प्रोसेस क्या कहलाती है। मतलब जब आप किसी साउंड को रिकॉर्ड करते हैं तो वह मेमोरी में स्टोर हो जाता है। जब आप किसी साउंड को रिकॉर्ड करेंगे तो वह मेमोरी में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। यहां पर साउंड को रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है, साउंड को मेमोरी में स्टोर करना। इरेजिंग का मतलब तो मिटाना है, फॉरवर्डिंग का मतलब तो है उसको आगे ले जाना, रिपोर्टिंग का मतलब है रिपोर्ट बनाना। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, रिकॉर्डिंग। साउंड को स्टोर करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, रिकॉर्डिंग। जब हम साउंड को रिकॉर्ड करते हैं तो हम उसको मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। साउंड को स्टोर करने की प्रोसेस को रिकॉर्डिंग कहा जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड में डिफॉल्ट टैब सेटिंग निम्न में से क्या होती है। एमएस वर्ड में डिफॉल्ट टैब सेटिंग निम्न में से क्या होती है। यह क्वेश्चन भी एमएस वर्ड से पूछा गया है। एमएस वर्ड में डिफॉल्ट टैब सेटिंग क्या होती है। जब आप एमएस वर्ड में टाइपिंग करते हैं और टैब की को प्रेस करते हैं, टैब की को, तो ऑटोमेटिक कितना स्पेस आता है, 0.5 इंच, 5.0 इंच, 1.5 इंच या 1.0 इंच। जब आप एमएस वर्ड में टाइपिंग करते हैं और आपको यदि ब्लैंक एरिया छोड़ना होता है तो एक स्पेस देने के लिए आप स्पेस की को प्रेस करते हैं, स्पेस देते हैं। लेकिन यदि आपको एक साथ मल्टीपल स्पेस देने हैं टेक्स्ट में तो आप टैब का यूज कर सकते हैं। टैब का कीबोर्ड में एक की होती है टैब की, जिसको प्रेस करने पर हम एक साथ मल्टीपल स्पेस दे सकते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है एमएस वर्ड में डिफॉल्ट टैब सेटिंग निम्न में से क्या होती है। मतलब जब आप एमएस वर्ड को ओपन करते हैं और टैब की को प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिक मतलब अपने आप कितना स्पेस होता है, कितनी साइज होती है, वह होती है 0.5 इंच। मतलब हाफ इंच, आधा इंच स्पेस सेट होता है एमएस वर्ड में टैब के लिए। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 0.5 इंच, हाफ इंच या आधा इंच टैब की डिफॉल्ट सेटिंग होती है। इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। चलते हैं एमएस वर्ड में। जब हम एमएस वर्ड में टेक्स्ट को टाइप करते समय स्पेस की को प्रेस करते हैं, स्पेस को, तो आप देख सकते हैं एक स्पेस आता है। लेकिन यदि हम टैब की को प्रेस करें, टैब की को, तो आप देख सकते हैं मल्टीपल स्पेस आते हैं एक साथ, मल्टीपल स्पेस। यदि हम किसी लाइन के आगे कर्सर को रखें और टैब की को प्रेस करें तो आप देख सकते हैं हाफ इंच का स्पेस यहां पर आता है, हाफ इंच का। तो जो टैब की होती है वह एमएस वर्ड में कितना स्पेस सेट करती है, हाफ इंच, जो कि टैब कहलाता है। टैब कीबोर्ड में टैब की होती है जिसको प्रेस करने से हम मल्टीपल स्पेस एक साथ दे सकते हैं। और एमएस वर्ड में टैब की डिफॉल्ट सेटिंग कितनी होती है, 0.5 इंच, मतलब कि आधा इंच। आप टैब को कहां से चेंज कर सकते हैं, आपको
पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स को ओपन करना होता है और पैराग्राफ के अंदर एक ऑप्शन होता है टैब्स। टैब्स से आप टैब की साइज को चेंज भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर डिफॉल्ट टैब स्टॉप साइज क्या होती है 0.5 इंच मतलब कि हाफ इंच। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 0.5 इंच। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंडस्केप पेज ओरिएंटेशन में पेज की हाइट इसकी विड्थ से ब्लैंक होती है। लैंडस्केप पेज ओरिएंटेशन में पेज की हाइट इसकी विड्थ से ब्लैंक होती है। यह क्वेश्चन पेज ओरिएंटेशन से संबंधित है। पेज ओरिएंटेशन से पेज की दो ओरिएंटेशन होती हैं। एक होती है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन जिसमें पेज को लंबाई में मतलब कि वर्टिकली शो किया जाता है। दूसरी होती है लैंडस्केप ओरिएंटेशन जिसमें पेज को चौड़ाई में मतलब कि हॉरिजॉन्टली शो किया जाता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है लैंडस्केप पेज ओरिएंटेशन में, लैंडस्केप पेज ओरिएंटेशन मतलब कि यह पेज की हाइट मतलब इसकी लंबाई इसकी विड्थ से, विड्थ मतलब चौड़ाई से ब्लैंक होती है। तो जो लैंडस्केप पेज ओरिएंटेशन है इसमें हमसे पूछा गया है जो पेज की हाइट होती है मतलब लंबाई होती है वह विड्थ से, विड्थ मतलब चौड़ाई से क्या होती है ग्रेटर। ग्रेटर मतलब बड़ी, बड़ी तो नहीं है, यहां पर हाइट कम है विड्थ ज्यादा है। इक्वल, इक्वल मतलब बराबर भी नहीं है यहां पर। बिग, बिग मतलब भी बड़ा हो जाएगा। आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी लेस। आप देखेंगे जो लैंडस्केप पेज ओरिएंटेशन है इसमें पेज की हाइट पेज की चौड़ाई से मतलब विड्थ से कम होती है, लेस होती है। जो लैंडस्केप पेज ओरिएंटेशन है इसमें पेज की चौड़ाई अधिक है, विड्थ अधिक है, जबकि लंबाई कम है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी लेस। जो लैंडस्केप पेज ओरिएंटेशन होती है इसमें पेज की हाइट कम होती है जबकि पेज की विड्थ अधिक होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लेस। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट पर इधर उधर जाने और टेक्स्ट को एडिट करने के लिए कीबोर्ड पर मौजूद एरो, होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन ब्लैंक कहलाती हैं। कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट पर इधर उधर जाने मतलब नेविगेशन करने और टेक्स्ट को एडिट करने के लिए कीबोर्ड पर मौजूद जो एरो की होती हैं, होम की है, एंड की है, पेज अप की है, पेज डाउन की है, यह ब्लैंक कहलाती हैं। इन सब की को कौन सी की कहा जाता है? यह क्वेश्चन कीबोर्ड से संबंधित है। यदि आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट में आपको कर्सर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है, टेक्स्ट को एडिट करना है, तो जो एरो की आप यूज करते हो, होम की यूज करते हो, पेज अप की, पेज डाउन की यूज करते हो, यह कौन सी की कहलाती हैं? कंट्रोल कीज, नेविगेशन कीज, फंक्शंस कीज या न्यूमेरिक की? जो यह सभी की हमें दी गई हैं यह सभी है नेविगेशन की। इन्हें नेविगेशन की कहा जाता है। नेविगेशन की कौन सी होती हैं? जो डॉक्यूमेंट में या किसी फाइल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए यूज की जाती हैं। कीबोर्ड में 4 प्रकार की एरो की होती हैं। एक होम की है, एंड की है, पेज अप की है, पेज डाउन की है। यह सभी कौन सी की कहलाती हैं? नेविगेशन की, जो डॉक्यूमेंट में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए यूज की जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेविगेशन कीज। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड में गटर मार्जिन की पोजीशन के विकल्पों की संख्या ब्लैंक होती है। एमएस वर्ड में गटर मार्जिन की पोजीशन के विकल्पों की संख्या ब्लैंक होती है। यह क्वेश्चन भी एमएस वर्ड से पूछा गया है। एमएस वर्ड में गटर मार्जिन की पोजीशन के विकल्पों की संख्या ब्लैंक होती है। यहां पर आपको 3-4 क्वेश्चन तैयार करने हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा मार्जिन क्या होते हैं। मार्जिन, जब आप एमएस वर्ड में कोई फाइल बनाते हैं, कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो आपने देखा होगा कंप्लीट पेज पर टाइपिंग नहीं होती है। जब आप टाइपिंग करते हैं तो पेज के ऑल साइड पर कुछ ब्लैंक एरिया छोड़ दिया जाता है। इसे हम टॉप मार्जिन कहेंगे, इसे हम बॉटम मार्जिन कहेंगे, इसे हम लेफ्ट मार्जिन कहेंगे, इसे हम राइट मार्जिन कहेंगे। जब हम पेज पर टाइपिंग करते हैं तो पेज के चारों साइड पर, ऑल साइड पर कुछ ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया जाता है। इस स्पेस को ही कहते हैं मार्जिन। पेज पर
चार प्रकार के बेसिक मार्जिन तो होते हैं, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन। इनके अलावा एक स्पेशल मार्जिन भी होता है गटर मार्जिन, गटर मार्जिन, जो कि पेज की बाइंडिंग के काम में आता है। पेज की बाइंडिंग कराने के लिए एक एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा जाता है जिसे कहते हैं गटर मार्जिन। आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है यहां पर, गटर मार्जिन का यूज पेज की बाइंडिंग के लिए किया जाता है। कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किस मार्जिन का उपयोग पेज बाइंडिंग के लिए किया जाता है, वह होता है गटर मार्जिन। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एमएस वर्ड में गटर मार्जिन की पोजीशन के विकल्पों की संख्या ब्लैंक होती है। मतलब आप गटर मार्जिन की जो पोजीशन है वह कितनी जगह पर यूज कर सकते हैं, कितनी जगह पर सेट कर सकते हैं, यह हमें बताना है। तो गटर मार्जिन को पेज में दो जगह पर यूज किया जा सकता है, दो जगह पर। एक तो हम गटर मार्जिन को पेज के लेफ्ट में यूज कर सकते हैं और एक पेज के टॉप में यूज कर सकते हैं। गटर मार्जिन पेज में दो पोजीशन पर सेट हो सकता है, एक लेफ्ट साइड पर और एक टॉप पर। तो यहां पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। एमएस वर्ड में गटर मार्जिन की पोजीशन दो जगह हो सकती है, एक तो पेज के लेफ्ट में और एक पेज के टॉप में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। चलते हैं एमएस वर्ड पर। यह हमारा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है। आप देख सकते हैं पेज के चारों साइड पर हमें कुछ ब्लैंक एरिया दिया गया है, यही कहलाता है मार्जिन। पेज में चार बेसिक मार्जिन तो होते हैं, इनके अलावा एक स्पेशल मार्जिन भी होता है गटर मार्जिन। सभी प्रकार के मार्जिन हमें लेआउट टैब के अंतर्गत प्राप्त होते हैं। लेआउट टैब के अंतर्गत पेज सेटअप ग्रुप में सभी प्रकार के मार्जिन होते हैं। जब हम पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे तो हमें यहां पर चार बेसिक मार्जिन दिए जाते हैं, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन। इसके अलावा एक स्पेशल मार्जिन होता है गटर मार्जिन, जो कि बाय डिफॉल्ट अभी 0 है। हम इसको यदि बढ़ाते हैं तो आप देख सकते हैं जो नीचे हमें प्रीव्यू शो किया जा रहा है, यहां पर गटर मार्जिन भी ऐड हो गया है। और गटर मार्जिन की पोजीशन हमसे पूछी गई थी, तो पोजीशन दो ही हो सकती हैं, एक लेफ्ट साइड पर और एक टॉप साइड पर। गटर मार्जिन को केवल दो जगह पर यूज किया जाता है, या तो पेज के लेफ्ट में या फिर पेज के टॉप पर। तो गटर मार्जिन की दो ही पोजीशन होती हैं, लेफ्ट या टॉप। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी की करंट ओपन एप्लीकेशन के हेल्प एक्टिव करती है? निम्न में से कौन सी की करंट ओपन एप्लीकेशन के हेल्प एक्टिव करती है? यह क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि किसी सॉफ्टवेयर में हेल्प प्राप्त करने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? मैक्सिमम सॉफ्टवेयर में हेल्प प्राप्त करने के लिए F1 फंक्शन की का यूज किया जाता है, F1। आपसे यह क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, किसी सॉफ्टवेयर में हेल्प प्राप्त करने की शॉर्टकट की क्या होती है? वह होती है F1। मैक्सिमम सॉफ्टवेयर में हेल्प प्राप्त करने के लिए F1 फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, F1। निम्न में से कौन सी की करंट ओपन एप्लीकेशन के, करंट ओपन एप्लीकेशन का मतलब क्या है? जिस सॉफ्टवेयर में अभी आप काम कर रहे हैं उसमें हेल्प को एक्टिव करती है, मतलब हेल्प को प्रोवाइड करती है। कौन सी की? F1 की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस्कटॉप पर दिखते छोटे चित्र ब्लैंक कहलाते हैं। डेस्कटॉप पर दिखते छोटे चित्र ब्लैंक कहलाते हैं। डेस्कटॉप क्या होता है? जब हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऑन हो जाता है और हमें जो पहली स्क्रीन दिखाई जाती है उसे डेस्कटॉप कहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम ऑन होने के बाद जो हमें फर्स्ट स्क्रीन दिखाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पर वॉलपेपर होता है, आइकन्स होते हैं, स्टार्ट बटन होता है, टास्क बार होता है। हमसे पूछा गया है डेस्कटॉप पर दिखते छोटे चित्र ब्लैंक कहलाते हैं, वह कहलाते हैं आइकन्स। आइकन्स एक स्मॉल साइज का ग्राफिक्स होता है जो कि किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। आइकन एक स्मॉल साइज का ग्राफिक्स होता है जो कि किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। यह क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, डेस्कटॉप पर शो होने वाले स्मॉल साइज के ग्राफिक्स को क्या कहा जाता है जो किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है?
डेस्कटॉप पर शो होने वाले स्मॉल साइज के ग्राफिक्स को क्या कहा जाता है? जो किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है वह होता है आइकन्स। आइकन के द्वारा डेस्कटॉप पर किसी फाइल को, किसी फोल्डर को, किसी सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आइकन्स। डेस्कटॉप पर दिखते छोटे चित्र आइकन्स कहलाते हैं। इनको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं डेस्कटॉप पर। यह हमारे कंप्यूटर सिस्टम का डेस्कटॉप है। यहां पर आपको यह जो स्मॉल साइज के ग्राफिक्स शो किए जा रहे हैं इन्हें कहा जाता है आइकन, और प्रत्येक आइकन किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी फाइल से जानकारी या किसी डिस्क से फाइल को हटा दिया जाए तो उसे ब्लैंक कहते हैं। किसी फाइल से जानकारी या किसी डिस्क से फाइल को हटा दिया जाए तो उसे ब्लैंक कहते हैं। सेव, एडिट, डिलीट या सेव एस। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा समझिए, आपको इसका आंसर समझ में आएगा। किसी फाइल से हमने कोई जानकारी हटा दी या किसी डिस्क से हमने कोई फाइल हटा दी तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डिलीट कर देना। यदि आप किसी फाइल से कोई जानकारी हटा रहे हैं मतलब उसे क्या कर रहे हैं? डिलीट कर रहे हैं। इसी प्रकार से यदि आप किसी डिस्क से, फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क है, सीडी है, डीवीडी है, पेन ड्राइव है, उससे किसी फाइल को हटा रहे हैं मतलब आप उसे क्या कर रहे हैं? डिलीट कर रहे हैं। तो किसी फाइल से जानकारी को या किसी डिस्क से फाइल को हटा दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? डिलीट कहते हैं। मतलब किसी फाइल से इंफॉर्मेशन को हटाना या किसी डिस्क से किसी फाइल को हटाना उसे क्या कहलाता है? डिलीट करना कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिलीट। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट को ब्लैंक करने का अर्थ है कि फाइल किसी दूसरे कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर पर ट्रांसफर हो रही है। डॉक्यूमेंट को ब्लैंक करने का अर्थ है कि फाइल किसी दूसरे कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर पर ट्रांसफर हो रही है। आपको यहां पर यह समझना है कि जब किसी दूसरे कंप्यूटर से कोई फाइल आपके कंप्यूटर पर आती है तो उसे क्या कहा जाता है। यहां पर आपको दो क्वेश्चन तैयार करने हैं। जब हमारे कंप्यूटर से, फॉर एग्जाम्पल यह हमारा कंप्यूटर है, इसे हम कह सकते हैं क्लाइंट कंप्यूटर या लोकल कंप्यूटर, और यह एक अदर कंप्यूटर है जो कि कहलाता है रिमोट कंप्यूटर। रिमोट कंप्यूटर मतलब जो कि हमसे दूर है, जो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। यह हमारा कंप्यूटर है क्लाइंट कंप्यूटर या लोकल कंप्यूटर, यह एक रिमोट कंप्यूटर है मतलब जो कि हमसे दूर है। यदि हम यहां रखी हुई किसी फाइल को अपने कंप्यूटर पर लाएंगे तो इसे कहा जाता है डाउनलोड करना, डाउनलोडिंग करना। और यदि आप अपने कंप्यूटर की किसी फाइल को इस कंप्यूटर पर ट्रांसफर करेंगे तो उसे कहा जाएगा अपलोड करना। आपने अपलोडिंग और डाउनलोडिंग सुना होगा। अपलोड करने का मतलब क्या होता है? किसी फाइल को क्लाइंट कंप्यूटर से रिमोट कंप्यूटर पर या सर्वर कंप्यूटर पर सेंड करना, जबकि डाउनलोडिंग का मतलब क्या होता है? सर्वर कंप्यूटर से या रिमोट कंप्यूटर से किसी फाइल को अपने कंप्यूटर पर लाना। तो हमसे क्या पूछा गया था? डॉक्यूमेंट को ब्लैंक करने का अर्थ है कि फाइल किसी दूसरे कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर पर ट्रांसफर हो रही है। मतलब दूसरे कंप्यूटर से जब फाइल आपके कंप्यूटर पर आएगी तो उसे बोलेंगे डाउनलोड करना, और जब आपके कंप्यूटर से कोई फाइल दूसरे कंप्यूटर पर जाएगी तो उसे बोलेंगे अपलोड करना। तो यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डाउनलोडिंग। डॉक्यूमेंट को डाउनलोडिंग करने का अर्थ है कि फाइल दूसरे कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर पर ट्रांसफर हो रही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डाउनलोडिंग। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इंटरनेट पर पर्सनल कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं है? निम्न में से कौन सा इंटरनेट पर पर्सनल कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं है? हमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा इंटरनेट पर पर्सनल कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं है। मतलब दिए गए विकल्प में से किस विकल्प का यूज हम इंटरनेट पर पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए नहीं कर सकते हैं। मतलब यदि हमें किसी यूजर के साथ कोई इंफॉर्मेशन शेयर करनी है तो हम किस ऑप्शन का यूज नहीं कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है चैट। चैटिंग के द्वारा तो हम पर्सनल कम्युनिकेशन कर सकते हैं।
ईमेल के द्वारा भी कर सकते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग के द्वारा भी कर सकते हैं, लेकिन एंड नोट के द्वारा नहीं कर सकते हैं। तो इंटरनेट के माध्यम से यदि हमें पर्सनल कम्युनिकेशन करनी है तो हम चैटिंग का यूज कर सकते हैं, ईमेल का यूज कर सकते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग का यूज कर सकते हैं। इसे शॉर्ट में IM भी कहा जाता है। IM का फुल फॉर्म क्या होता है? इंस्टेंट मैसेजिंग। लेकिन जो एंड नोट है यह पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए यूज नहीं किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंड नोट। एंड नोट इंटरनेट पर पर्सनल कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जो किसी संस्था के इंट्रानेट के बाहर से एक नियंत्रित एक्सेस की इजाजत प्रदान करता है। ब्लैंक एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जो किसी संस्था के इंट्रानेट के बाहर से एक नियंत्रित एक्सेस की इजाजत प्रदान करता है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क जो किसी संस्था के इंट्रानेट के बाहर से एक नियंत्रित एक्सेस की इजाजत प्रदान करता है। यहां आपको 3 वर्ड समझने हैं, 3 वर्ड। पहला वर्ड है इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक वाइड एरिया नेटवर्क है, एक पब्लिक नेटवर्क है जो कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। एक होता है इंट्रानेट। इंट्रानेट क्या होता है? यह एक प्राइवेट नेटवर्क होता है जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उपयोग किया जाता है। इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क है जबकि इंट्रानेट एक प्राइवेट नेटवर्क है। इंटरनेट की रेंज फिक्स नहीं होती है जबकि इंट्रानेट की रेंज फिक्स होती है। इंट्रानेट को केवल उसी संस्था के, उसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय यूज करते हैं जिसके द्वारा इसको बनाया जाता है। लेकिन इंटरनेट तो पब्लिक नेटवर्क है, पूरी दुनिया के यूजर इसको यूज कर सकते हैं। एक होता है एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट क्या होता है? जो इंट्रानेट है, प्राइवेट नेटवर्क, इसको उस ऑर्गेनाइजेशन के, उस संस्था के लोग तो यूज कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ और लिमिटेड यूजर को भी यदि हम एक्सेस प्रदान कर देते हैं तो वह बन जाता है एक्स्ट्रानेट। एक होता है इंटरनेट क्या है? एक पब्लिक नेटवर्क है, एक वाइड एरिया नेटवर्क है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, प्रत्येक यूजर इसका यूज करता है। एक होता है इंट्रानेट क्या है? एक प्राइवेट नेटवर्क है जो किसी संस्था के द्वारा बनाया जाता है और उसी संस्था के एम्प्लॉय इसका यूज करते हैं। लेकिन जब एक इंट्रानेट में कुछ बाहरी यूजर्स को, एक्सटर्नल यूजर्स को, लिमिटेड यूजर्स को, सभी को नहीं, केवल लिमिटेड यूजर को एक्सेस दे दिया जाता है तो वह क्या बन जाता है? एक्स्ट्रानेट बन जाता है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? ब्लैंक एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जो किसी संस्था के इंट्रानेट मतलब प्राइवेट नेटवर्क के बाहर से एक नियंत्रित एक्सेस की परमिशन या इजाजत प्रदान करता है, वह कहलाता है एक्स्ट्रानेट। जब हम इंट्रानेट में कुछ कंडीशन के आधार पर कुछ एक्सटर्नल यूजर को एक्सेस प्रदान कर देते हैं तो वह क्या बन जाता है? एक्स्ट्रानेट बन जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्स्ट्रानेट। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप किसी एक वेबसाइट को बार बार देखते हैं, मतलब आप किसी वेबसाइट को बार बार ओपन करते हैं, तो हर बार एड्रेस टाइप करने की बजाय आप उसे ब्लैंक कर सकते हैं। यह क्वेश्चन इंटरनेट से संबंधित है। अगर आप किसी वेबसाइट को बार बार ओपन करते हैं, बार बार देखते हैं, तो हर बार एड्रेस टाइप करने की बजाय आप उसे ब्लैंक कर सकते हैं। जब आप इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को बार बार ओपन करते हैं, बार बार देखते हैं, तो आपको हर बार उस वेबसाइट का URL, उस वेबसाइट का एड्रेस टाइप करना होता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप कौन सा ऑप्शन यूज कर सकते हैं? मेक अ कॉपी ऑफ इट, उस वेबसाइट की एक कॉपी बना लेंगे। सेव इट एज अ फाइल, उस वेबसाइट को एक फाइल के रूप में सेव करके रख लेंगे। बुकमार्क इट, आप उस वेबसाइट का बुकमार्क बनाएंगे, या डिलीट इट, उसको डिलीट कर देंगे।
जब हमें किसी वेबसाइट को बार बार ओपन करना होता है तो उसका एड्रेस, उसका यूआरएल टाइप करना होता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम उस वेबसाइट को बुकमार्क में ऐड कर सकते हैं। बुकमार्क क्या होता है? बुकमार्क में हम किसी वेबसाइट के एड्रेस को, यूआरएल को ऐड कर लेते हैं और जब भी हमें वह वेबसाइट ओपन करनी होती है हम बुकमार्क लिस्ट से डायरेक्ट उसको ओपन कर सकते हैं। मतलब उसके एड्रेस को टाइप करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो यदि आप कोई वेबसाइट बार बार ओपन करते हैं, बार बार आपको किसी वेबसाइट को ओपन करना होता है तो उसको आप बुकमार्क करें। ब्राउजर में यह फीचर होता है कि हम किसी भी वेबसाइट के एड्रेस को बुकमार्क में ऐड कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर बुकमार्क से उस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुकमार्क इट। अगर आप किसी एक वेबसाइट को बार बार देखते हैं तो हर बार एड्रेस टाइप करने की बजाय आप उसे बुकमार्क कर सकते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक आपके द्वारा एक समय अवधि में देखे गए सभी वेबसाइट और पेज दिखाती है। ब्लैंक आपके द्वारा एक समय अवधि में देखे गए सभी वेबसाइट और पेज दिखाती है। यह क्वेश्चन भी इंटरनेट से संबंधित है, वेब ब्राउजर से संबंधित है। ब्लैंक आपके द्वारा एक समय अवधि में, मतलब निश्चित समय में देखे गए सभी वेबसाइट और पेज दिखाती है। यह क्वेश्चन भी वेब ब्राउजर से संबंधित है। जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, कोई वेब पेज ओपन करते हैं तो वह वेब ब्राउजर में ओपन होता है। वेब ब्राउजर में ऐसा कौन सा ऑप्शन होता है जो आपके द्वारा ओपन की गई वेबसाइट और पेज की लिस्ट दिखाती है? वह कहलाती है हिस्ट्री लिस्ट आपके द्वारा एक निश्चित समय में ओपन की गई वेबसाइट और ओपन किए गए वेब पेज की लिस्ट शो करती है। हिस्ट्री लिस्ट में यह इंफॉर्मेशन होती है कि आपके द्वारा कौन कौन सी वेबसाइट और कौन कौन से वेब पेजेस को ओपन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिस्ट्री लिस्ट। यहां पर एक और क्वेश्चन आपको तैयार करना है। वेब ब्राउजर में हिस्ट्री लिस्ट को ओपन करने के लिए Ctrl+H शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। Ctrl+H से वेब ब्राउजर में हिस्ट्री लिस्ट ओपन होती है जो कि हमारे द्वारा ओपन किए गए वेब पेज और वेबसाइट की इंफॉर्मेशन को शो करती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल के संबंध में पीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ईमेल के संबंध में पॉप का फुल फॉर्म क्या होता है? ईमेल के संबंध में पॉप या पीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है? पहले आपको ईमेल का फुल फॉर्म याद करना है। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। और ईमेल के संबंध में जो पीओपी है इसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। यह ईमेल से संबंधित एक प्रोटोकॉल है जो कोई ईमेल की इनकमिंग के लिए यूज किया जाता है, ईमेल को प्राप्त करने के लिए यूज किया जाता है पोप प्रोटोकॉल। एक होता है एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यह प्रोटोकॉल भी ईमेल से संबंधित है और यह प्रोटोकॉल ईमेल को सेंड करने के लिए यूज किया जाता है एक होस्ट से दूसरे होस्ट पर, मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ईमेल को भेजने के लिए एसएमटीपी का यूज किया जाता है, जबकि पोप प्रोटोकॉल का यूज ईमेल को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो ईमेल के संबंध में पॉप का फुल फॉर्म क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या एक ईमेल एड्रेस का पार्ट नहीं है? निम्न में से क्या एक ईमेल एड्रेस का पार्ट नहीं है? जब आप कोई ईमेल आईडी बनाते हैं, कोई ईमेल एड्रेस बनाते हैं तो आप निम्न में से क्या यूज नहीं करते हैं? निम्न में से क्या ईमेल एड्रेस का पार्ट नहीं है? यूजर नेम, डोमेन नेम, प्रोटोकॉल, यूजर नेम एंड डोमेन नेम। जब कोई ईमेल एड्रेस बनाया जाता है तो उसमें दो पार्ट होते हैं। आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है, ईमेल एड्रेस में कितने पार्ट होते हैं? तो ईमेल एड्रेस में दो पार्ट होते हैं, एक होता है यूजर नेम, एक होता है डोमेन नेम। यूजर नेम और डोमेन नेम, मतलब यह दोनों तो होते हैं लेकिन प्रोटोकॉल नहीं होता है।
एक ईमेल एड्रेस के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है यूजर नेम, एक पार्ट होता है डोमेन नेम, मतलब दोनों ही होते हैं, लेकिन प्रोटोकॉल इसका भाग नहीं होता है। ईमेल एड्रेस के दो पार्ट होते हैं, यूजर नेम और डोमेन नेम, लेकिन प्रोटोकॉल इसका भाग नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ईमेल अकाउंट में बने हुए स्टोरेज को क्या कहते हैं? एक ईमेल अकाउंट में बने हुए स्टोरेज को क्या कहते हैं? एक ईमेल अकाउंट में बने हुए स्टोरेज मतलब जहां पर आपके सभी ईमेल को रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक ईमेल अकाउंट बनाया तो आपको कुछ मेमोरी स्पेस दिया जाता है जिसमें अब आपके सभी प्रकार के ईमेल स्टोर होते हैं। उसे क्या कहा जाता है? जब भी कोई ईमेल अकाउंट बनाया जाता है तो उस ईमेल अकाउंट के साथ कुछ मेमोरी स्पेस ऐड कर दिया जाता है इंटरनेट पर, उसे कहा जाता है मेल बॉक्स। मेल बॉक्स क्या होता है? मेल बॉक्स ईमेल अकाउंट से रिलेटेड एक स्टोरेज होता है जहां पर आपके सभी ईमेल को स्टोर किया जाता है। तो एक ईमेल अकाउंट में बने हुए स्टोरेज को क्या कहा जाता है? मेल बॉक्स कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मेल बॉक्स। प्रत्येक ईमेल अकाउंट में कुछ स्टोरेज दिया जाता है, कुछ मेमोरी दी जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? मेल बॉक्स। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रोग्राम के अंदर फाइल को क्लोज करने के लिए ब्लैंक का उपयोग किया जाता है। किसी प्रोग्राम के अंदर फाइल को क्लोज करने के लिए ब्लैंक का उपयोग किया जाता है। आप किसी सॉफ्टवेयर के अंदर जो फाइल ओपन है उसे क्लोज करने के लिए किसका उपयोग कर सकते हैं? F4 का, Alt+F4 का, Ctrl+F4 का या एस्केप का? यहां पर आपको दो क्वेश्चन तैयार करने हैं। पहला क्वेश्चन, यदि हमें ओपन प्रोग्राम को क्लोज करना है, जो प्रोग्राम अभी ओपन है उसको क्लोज करना है, तो शॉर्टकट की होगी Alt+F4। किसी एक्टिव प्रोग्राम को या ओपन प्रोग्राम को क्लोज करने की शॉर्टकट की क्या होती है? Alt+F4। लेकिन प्रोग्राम के अंदर जो फाइल ओपन है, केवल फाइल को क्लोज करना है तो शॉर्टकट की होती है Ctrl+F4। Ctrl+F4 से ओपन फाइल क्लोज होती है, जबकि Alt+F4 से ओपन प्रोग्राम क्लोज हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। किसी प्रोग्राम के अंदर फाइल को क्लोज करने के लिए Ctrl+F4 का यूज किया जाता है। इसको हम MS वर्ड पर प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। MS वर्ड में अभी हमारी एक फाइल ओपन है document1 नाम से। यदि हमें इस फाइल को क्लोज करना है तो हम Ctrl+F4 को प्रेस करेंगे, और यदि हमें MS वर्ड को ही क्लोज करना है तो हम Alt+F4 को प्रेस करेंगे। यहां पर हमने Ctrl+F4 को प्रेस किया तो जो फाइल हमारी ओपन है उसको हमसे सेव करने के लिए पूछा जा रहा है। हमने यहां पर कर दिया डोंट सेव, मतलब हमारी फाइल क्लोज हो गई लेकिन MS वर्ड क्लोज नहीं हुआ है। बट यदि हम Alt+F4 को प्रेस करें, Alt+F4 को, तो प्रोग्राम मतलब सॉफ्टवेयर ही क्लोज हो जाता है। यहां पर हमने दो शॉर्टकट की तैयार करी। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, फाइल फोल्डर का ब्लैंक चेंज करने के लिए F2 की का प्रयोग किया जाता है। फाइल फोल्डर का मतलब फाइल या फोल्डर का ब्लैंक चेंज करने के लिए F2 की का प्रयोग किया जाता है। आप किसी फाइल या फोल्डर का क्या चेंज कर सकते हैं F2 की के द्वारा? यह क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि रीनेम की शॉर्टकट की क्या है? रीनेम की आपको यदि किसी फाइल को, किसी फोल्डर को, किसी आइकन को रीनेम करना होता है, रीनेम, तो उसकी शॉर्टकट की होती है F2। मतलब फाइल फोल्डर का नाम चेंज करने के लिए F2 की का प्रयोग किया जाता है। यदि आपको किसी फाइल का, किसी फोल्डर का, किसी आइकन का नाम चेंज करना है, मतलब उसे रीनेम करना है, तो शॉर्टकट की क्या होती है? F2। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फाइल या फोल्डर का नेम चेंज करना, नेम चेंज करना मतलब उसे रीनेम करना, नाम बदलना, उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? F2 की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसी फाइल या फोल्डर का नेम चेंज करने के लिए F2 की का प्रयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि रीनेम करने की शॉर्टकट की क्या होती है? किसी फाइल फोल्डर को रीनेम करने की शॉर्टकट की होती है F2 की। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो आज की वीडियो में हमने CPCT एग्जाम के लिए
और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।